हेलो स्टूडेंट्स, इस सप्ताह के वीडियो में हमने सभाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी की बात प्रारंभ की है। तो सभाओं का क्या आशय है, क्या मतलब है, वैध तत्व क्या हैं, इन सब की बातें हमने पिछले वीडियो में की हैं। आज हम सभाएं बुलाने के जो प्राधिकारी हैं उनकी बात करेंगे और एजेंडा के संबंध में बात करेंगे, जो कि कंपनी के जो वैध तत्वों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सभा को बुलाने के अधिकारी कौन होते हैं, प्राधिकारी कौन होते हैं, और इसके साथ साथ एजेंडा का क्या आशय है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सभा कौन बुला सकता है। अथॉरिटीज़ फॉर कन्वीनिंग मीटिंग्स कौन कौन होते हैं, ये स्पष्ट है। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि प्रॉपर अथॉरिटी ही एक सभा बुला सकता है। बिना उचित अधिकारी के कोई भी सभा भी नहीं बुलाई जा सकती। और अगर कोई बिना अधिकारों के कोई सभा बुलाता है तो वो न तो सूचना उचित है, न वैध है, और उसकी सभा की जो कार्यवाही है वो भी वैध नहीं मानी जाती है। तो कंपनी की सभा संचालक मंडल के द्वारा बुलाई जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, संचालक मंडल कंपनी की सभाओं को बुला सकता है। कोई भी सभा हो, चाहे वार्षिक साधारण सभा हो, चाहे असामान्य साधारण सभा हो, या इसके अलावा कोई सभा हो, तो संचालक मंडल के द्वारा सभा बुलाई जा सकती है। इस बात का अधिकार संचालक मंडल को है। संचालक मंडल ये तय करता है कि किस समय सभा बुलाई जाएगी, किस स्थान पर सभा बुलाई जाएगी, किस तिथि को सभा बुलाई जाएगी, और उसका एजेंडा क्या होगा, सभा को बुलाने के क्या कारण होंगे, ये संचालक मंडल तय कर सकता है। संचालक मंडल अपने सभा बुलाने के अधिकार को किसी भी संचालक को या सचिव को दे सकता है, ऑथोराइज कर सकता है कि कोई संचालक बुला ले या कंपनी सचिव बुला ले। अगर संचालक मंडल के द्वारा बिना अधिकार दिए गए कोई सभा बुलाई जाती है तो वो अवैध मानी जाएगी। इसलिए संचालक मंडल किसी संचालक को या कंपनी सचिव को अधिकृत करता है कि वो सभा बुला ले, और अगर उसके बिना बुलाई जाती है तो फिर अगर उसकी पुष्टिकरण नहीं होता तो फिर वो सभा अवैध मानी जाएगी। तो सबसे पहली बात कि संचालक मंडल अधिकृत है कि वो स्वयं सभा बुलाए या किसी को अधिकृत करे कि सभा बुलाई जा सके। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि संचालक मंडल सभा बुला सकता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि संचालक मंडल सभा बुलाने का निर्णय अपनी वैध सभा में ही कर सकता है। संचालक मंडल को भी ये तय करना पड़ता है अपने संचालकों की सभा में कि सभा कब बुलाई जाए, किस प्रकार से बुलाई जाए, उसके बाद ही संचालक मंडल सभा बुलाने का निर्णय कर सकता है। तो संचालक मंडल की सभा भी वो वैध होनी चाहिए। अगर संचालक मंडल की अवैध सभा में साधारण सभा बुलाने का निर्णय लिया गया है तो भी वो अवैध माना जाएगा। ऐसी जो अवैध सभा के द्वारा जो सभा बुलाई जाती है वो भी अवैध ही मानी जाती है। दूसरी बात आती है सदस्यों की मांग पर। अगर संचालक मंडल सभा बुलाना चाहे तो सदस्य उसकी मांग कर सकते हैं। तो कभी कभी कंपनी के सदस्य कंपनी की सभा बुलाने की मांग संचालक मंडल से करते हैं, और जब करते हैं तो संचालक मंडल ये देखता है कि निर्धारित संख्या में सदस्यों के द्वारा सभा बुलाने का मांग पत्र सदस्यों के द्वारा कंपनी में जमा करा दिया गया है, तो संचालक मंडल उस मांग पत्र के प्राप्त होने की 21 दिन के भीतर सभा बुलाने की प्रक्रिया उनको प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी सभा कंपनी को मांग पत्र प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर आयोजित हो जानी चाहिए। यदि संचालक ऐसा करने में असफल होते हैं तो मांग करने वाले सदस्य मांग पत्र की तिथि से 3 माह के भीतर स्वयं भी सभा बुला सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि सदस्यों की मांग पर संचालक मंडल सभा बुलाए, या अगर वो 45 दिनों के भीतर नहीं बुलाते हैं तो 3 माह के भीतर सदस्य भी स्वयं सभा बुला सकते हैं। अधिकरण के द्वारा यदि संचालक मंडल कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने में गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो अधिकरण, हम सभी जानते हैं कि कंपनी लॉ में एक अधिकरण की व्यवस्था होती है,
तो अधिकरण उस सभा को बुला सकता है या बुलाने का निर्देश दे सकता है। कभी कभी संचालक मंडल के लिए वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की कोई अन्य सभा बुलाना व्यावहारिक नहीं हो पाता है, तब भी अधिकरण कुछ दशाओं में सभा बुला सकता है, जिसमें अगर अधिकरण स्वविवेक से उचित समझे या स्वयं की इच्छा हो तो अधिकरण सभा बुला सकता है, या किसी संचालक या सदस्य जो उस सभा में मताधिकार रखता है उसके आवेदन करने पर भी सभा को बुलाया जा सकता है। तो अधिकरण के द्वारा भी सभा बुलाई जा सकती है। तो ये स्पष्ट है कि सभा कौन बुला सकता है। उचित प्राधिकारी के द्वारा, उचित अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही सभा बुलाई जानी आवश्यक है। और जब ये तय हो जाता है तो ये बात आती है कि एजेंडा क्या हो, सभा की कार्यावली क्या हो, सभा की कार्यसूची क्या हो। तो सभा की जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो कार्यावली है, एजेंडा, उसके बाद एजेंडा तय होता है। सभा की सूचना की जो विषय वस्तु है उसमें जो सभा में कार्य, जिसको हम सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण भी बोलते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में एजेंडा ऑफ द मीटिंग बोलते हैं, तो वो तय किया जाता है। तो सभा में किए जाने वाले कार्यों की सूची या विवरण को ही सभा की कार्यसूची या कार्यावली या एजेंडा कहा जाता है। धारा 101 के अनुसार सभा की सूचना में सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण या कार्यसूची या कार्यावली, जिसको हम इंग्लिश में एजेंडा के नाम से जानते हैं, यही एजेंडा, इसको एजेंडा कहा जाता है। एजेंडा या कार्यसूची या कार्यावली के को दूसरे शब्दों में किए जाने वाले कार्यों की सूची भी कही जाती है, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग बोलते हैं, उसके नाम से भी हम जानते हैं। और इसका पहले से एक क्रमबद्ध तैयार कर लिया जाता है, क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाता है। कंपनी की सभा की कार्यावली कंपनी सचिव के द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ पर कंपनी सचिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी सचिव ही पूरा का पूरा विवरण तैयार करता है और वो प्रेषित उसके द्वारा किया जाता है। तो कंपनी सचिव कार्यावली तैयार करता है, सभा की सूचना में उसको शामिल करता है, सभा की सूचना के साथ उसको संलग्न किया जाता है। कंपनी सचिव कंपनी के सभापति के लिए, कंपनी के अध्यक्ष के लिए भी कार्य सूची अलग से बनाता है और उसको सूचना के साथ उसके साथ भेजा जाता है। इसमें सभा में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का पॉइंट वाइज उल्लेख किया जाता है और उसके साथ साथ कार्यों को संपन्न करने की प्रक्रिया के अनेक स्टेप्स जो होते हैं उनका उल्लेख भी किया जाता है। और इसके अलावा कार्यावली में कार्य की प्रत्येक जो मद होती है, प्रत्येक पॉइंट होता है, प्रत्येक बिंदु होता है, उनके मध्य कुछ जगह खाली भी छोड़ी जाती है ताकि सभापति उसमें अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख सके। तो इस प्रकार से जो भी कार्यावली होती है उसको दो भागों में विभक्त करके लिखा जाता है। पहला साधारण कार्य और दूसरा विशेष कार्य। इसको हम आगे अन्य बिंदुओं में भी स्पष्ट रूप से जिक्र करेंगे कि उनको किस प्रकार से साधारण जो प्रस्ताव है या विशेष प्रस्ताव है या कार्यों के संबंध में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि सभाएं कौन कौन बुला सकता है और कंपनी सचिव के द्वारा जो उसकी कार्यावली तैयार की जाती है, एजेंडा तैयार किया जाता है, वो किस प्रकार से सारा का सारा तैयार किया जाता है और उसको प्रत्येक सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को सभा की सूचना के साथ भेजा जाता है। तो इस प्रकार से नोटिस ऑफ मीटिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी वैध सभा जब बुलाई जाए तो उसकी वैध सूचना देना आवश्यक है और उस वैध सूचना के साथ पूरा का पूरा एजेंडा उसके साथ रखा जाए, उसके साथ संलग्न किया जाए और उस सूचना को देने के लिए उस सूचना में जो है उसमें विषय वस्तु आती है, उस सूचना को कौन कौन प्राप्त करने के हकदार हैं ये इम्पोर्टेंट बात आती है, उसको किस प्रकार से सूचित किया जाता है ये बात आती है और सूचना की अवधि क्या हो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सूचना की विषय वस्तु में कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से देनी होती हैं कि सभा का स्थान क्या होगा,
सभा में उसका पूरा रूट मैप और जो स्थान लैंडमार्क्स वगैरह उसमें इंगित किए जाते हैं, बताए जाते हैं। सभा की तिथि या दिनांक, डेट, कौन सी डेट को होगी सभा, ये भी स्पष्ट किया जाता है। सभा का दिन यानी कि वीकडे, साप्ताहिक दिन क्या होगा ये भी तय किया जाता है। राष्ट्रीय अवकाश उस दिन नहीं होना चाहिए और केवल वर्किंग डेज में ही जनरली सभा बुलाई जाती है। सभा का समय क्या होगा, वो सभा जनरली 9 बजे से और शाम के 6 बजे के बीच ही सभा बुलाई जाती है। इसके अलावा सभा में किए जाने वाले कार्यों का विवरण ये स्पष्ट है कि उसमें लिखा जाता है और सभा की प्रकृति को भी तय किया जाता है, किस प्रकार की सभा है, साधारण सभा है, विशेष सभा है, ये सारी की सारी चीज़ें उस सूचना में भी होती हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक सभा उचित तरीके से बुलानी चाहिए, उसको बुलाने के अधिकारी, प्राधिकारी, उसके अधिकृत व्यक्ति हैं वो सही हों, सभा की सूचना सही ढंग से दी जाए और इसके अलावा जो एजेंडा है उसके साथ संलग्न किया जाए।